Hello students, this video is about concurrent forces and friction. So concurrent forces होते हैं वो forces जो सेम बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं या फिर एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल O पॉइंट पे एक्ट कर रहा है F1, F2 और F3 फोर्स. इन फोर्सेस को हम बोलते हैं concurrent forces. concurrent forces का अगर सम या उनका रिजल्टेंट ज़ीरो के बराबर होता है तो हम कहेंगे कि वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम पोजीशन में है. फॉर एग्जांपल एक बॉडी है O जिसके ऊपर F1 F2 फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा. इट मीन्स F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो यहाँ से क्या निकल के आया, F1 इज इक्वल्स टू माइनस और F2. माइनस का साइन मतलब जो F2 फोर्स है उसकी डायरेक्शन F1 से अपोजिट है. सेम वे अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके लिए अगर हम कंकरेंट फोर्स देखें इक्विलिब्रियम में तो उसकी तीनों साइड्स अगर टेकन इन सेम ऑर्डर हम लेंगे और वही शो करेंगी जैसे A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू ज़ीरो, C वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो. लेकिन इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम. अगर ये ऑर्डर इसका इस तरीके से होता तो हम लिखते A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस C वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो. So the sum of magnitude of any two forces should be greater than magnitude of third force in case of that triangle. Now we will discuss about friction. फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स, आप सभी ने पहले भी सुना होगा, एक ऐसा फोर्स जो कि मोशन को, बॉडी अगर मूव कर रही है अनदर बॉडी के ऊपर तो उसके मोशन को अपोज करे. दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स. जैसे कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम इस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा बिटवीन द बॉडी एंड दैट सरफेस इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स. इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं. एंड दिस फोर्स इज अपोजिंग फोर्स. इस फ्रिक्शन फोर्स को हम अपोजिंग फोर्स भी बोलते हैं. सो फ्रिक्शन का जो ओल्ड व्यू था वो क्या था कि ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम फ्रिक्शन को पढ़ें, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कि जो सरफेस आप देख रहे हो अगर वो सरफेस आपको स्मूथ नज़र आ रही है उस पर उतना ही कम फ्रिक्शन होगा. अगर इस तरीके की आपको सरफेस फाउंड हो रही है जिसकी रफनेस काफ़ी ज़्यादा है, इर्रेगुलरिटीज़ हैं इसके प्रोजेक्शन में, और दूसरी सरफेस जब इसके ऊपर मूव कर रही है या दूसरी बॉडी इसके ऊपर मूव कर रही है तो वो इंटरलॉक हो जाएगी इसकी रफ सरफेस के अंदर या इर्रेगुलरिटीज़ में. और उसी इंटरलॉकिंग को अपोज करने के लिए, उस इंटरलॉकिंग के से उसके मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. ये तो इसका ओल्ड व्यू था. और इस ओल्ड व्यू के कुछ लिमिटेशंस भी थे. दैट इज़, फर्स्ट लिमिटेशन इज़ कि अकॉर्डिंग टू दिस लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस मोर विल बी द फोर्स. जितना ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट होगा फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट का उतना ही ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन होगा. बट एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एरिया पे इंडिपेंडेंट होता है, एरिया पे वो डिपेंड ही नहीं करता. सेकेंड इसकी जो लिमिटेशन थी कि जितनी एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस होगी उतनी इरेगुलरिटीज़ कम होंगी, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही कम होगा. लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस पे या एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस पे उतना ही ज़्यादा होता है. तो ओल्ड व्यू के लिमिटेशंस थे, इसीलिए मॉडर्न व्यू आया. मॉडर्न व्यू में आप देख सकते हो ये अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, दिस इज़ एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. ये हमारे पास सरफेस है और इस पर कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसका कॉन्टैक्ट कितना कम है, एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू अटोमिक. जो मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि अटोमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेस, जिसको हम फोर्स ऑफ अडेशन भी बोलते हैं, किसी एक पॉइंट पे या कुछ पॉइंट्स पे जो कि एक्चुअली में वो कॉन्टैक्ट में है, और ड्यू टू सरफेस इरेगुलरिटीज़ की वजह से ही फ्रिक्शन होता है. एंड एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ मच स्मॉलर देन अपेरेंट एरिया. ये अपेरेंट एरिया है लेकिन एक्चुअल एरिया दिस, जो कि बहुत कम है कॉन्टैक्ट में. सो मॉडर्न व्यू कहता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो अटोमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द पॉइंट जो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनकी वजह से होता है.
और यहाँ से ये चीज़ भी निकल के आती है कि ये ज़्यादा एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। कम एरिया है लेकिन यहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। सो द प्रेशर एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ वेरी लार्ज, सो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट। तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो इस पॉइंट पे बनेंगे, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को पुल करेगी ओवर अदर, तो मॉलिक्यूलर फोर्स अपोज करने के लिए एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और व्हेन द सरफेस इज एक्स्ट्रा स्मूथ, अगर ये सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ है तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और डिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से जो एडेसिव फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, और एडेसिव फोर्स के इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। सो जो ओल्ड व्यू का कहना था कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा, लेकिन मॉडर्न व्यू कहता है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम Fs से डिनोट करते हैं। सेकेंड वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको हम Fl से डिनोट करते हैं। एंड थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम Fk से डिनोट करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब एक सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है और ये बॉडी मूव नहीं कर रही, क्योंकि ये बॉडी मूव नहीं करेगी इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं लगेगा। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन two bodies when body tends to move on the surface of another body but actually motion is not yet achieved। चाह तो रही है, वो ट्राई तो कर रही है मूव करने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली मूव नहीं कर रही, और वी कैन से दैट कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब एक बॉडी एक स्मूथ के ऊपर सरफेस के ऊपर रखी है तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को अचीव कर ले। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, वो बॉडी वहीं पे है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वो ट्राई टू मूव, थोड़ा सा कॉर्नर पे या थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करे, उस फोर्स को बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब उसके ऊपर उसके फोर्स, उसका जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज, जिसको मैं डिनोट कर सकती हूँ F से, वो थोड़ा सा ग्रेटर हो जाए, अप्लाइड फोर्स ग्रेटर हो जाए स्टैटिक फ्रिक्शन से, या हम कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर हो जाए स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या था, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, जिसकी वजह से मोशन ही नहीं हो रहा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि थोड़ा सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से ये टेंड्स टू मूव, ट्राई करे मूव करने के लिए। थर्ड फोर्स इज काइनेटिक फोर्स, जिसके अंदर एक बॉडी सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर एज कंपेयर टू अप्लाइड फोर्स कम है, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम Fk से डिनोट करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब एक सरफेस के ऊपर बॉडी रोल करे विद द हेल्प ऑफ व्हील, दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। इसके ऊपर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ F, और इसको अपोज कर रहा है जो फोर्स दैट इज F, स्मॉल f, इस F को बोलते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन मीन्स एक बॉडी सरफेस के ऊपर स्लाइड करे, उस फोर्स को बोलते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके ऊपर फोर्स लगाया मैंने कैपिटल F, और इसको अपोज कर रहा है फ्रिक्शन दैट इज स्मॉल f, जो कि एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन है क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रही है ओवर अनदर बॉडी। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम कह सकते हैं कि इट इज़ लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जो रोल, लेकिन क्यों होता है, यहाँ से ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि व्हेन वन बॉडी इज ऑन द अनदर बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, तो उनके देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू बॉडीज हैव सफिशिएंट टाइम टू फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर। जबकि जब एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करती है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ से ये क्वेश्चन भी अराइज होता है, वाई, बिकॉज इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास यहाँ पे व्हील्स हैं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा इस केस में स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है।
जिसकी वजह से इसके अंदर बॉन्ड्स इतने अच्छे से जल्दी नहीं बनेंगे और इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन ईजीली हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का सरफेस के साथ। इसीलिए हम कह सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है कि जो पोर्शन होता है रोड ऑफ द रोड विच इज़ इन कॉन्टैक्ट, जैसे एक ये गाड़ी है और ये जो रोड के साथ मूव कर रही है, तो इस गाड़ी का जो रोड के साथ कांटेक्ट है इसके टायर्स का, वो स्लाइटली डिप्रेस्ड होता है, मतलब नीचे की साइड। और जबकि आगे वाला पोर्शन, इन फ्रंट वाला पोर्शन क्या होता है, स्लाइटली रेज्ड होता है। और रेज्ड पोर्शन को हम बोलते हैं माउंट। और इस माउंट का जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जिसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन इज़ वेरी वेरी स्मॉल। आफ्टर स्टडिंग ऑल द 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर हम ग्राफ की बात करें, सो अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच का जो ग्राफ होगा, दिस इज़ अ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जितना अप्लाइड फोर्स आपने लगाया उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास लीनियर ग्राफ आया है, बॉडी मूव ही नहीं कर रही। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह, जिसकी वजह से बॉडी स्लाइड करने, मतलब मूव करने की कोशिश करती है। सो दिस इज़ फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ दैट फ्रिक्शन जिसके अंदर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से बॉडी मूव करती है, चाहे वो रोलिंग फ्रिक्शन हो चाहे वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो। यहाँ से एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका ना तो मैग्नीट्यूड होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, और ना ही इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड होती है। सो इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। आप देख सकते हो एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है या एक बॉडी रखी है, ये मूव ही नहीं करेगा, ना इसका मैग्नीट्यूड है। हम कह ही नहीं सकते इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड होगा ही नहीं क्योंकि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा। ना ही हम कह सकते हैं इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, क्योंकि हमें ना इसको, क्योंकि एक पोजीशन पे स्टिक है, ना ये इधर मूव कर रहा है ना ये इधर मूव कर रहा है। ना हम ये कह सकते हैं इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, ना हम इस पर यूँ कह सकते हैं अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, ना इसकी कोई डायरेक्शन है। इसीलिए हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स and its types.